Hello and namaskar dear friends, a very warm welcome to Raw Classes. मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत and I am back with a packed episode lined up with some interesting news headlines, articles and current affairs. Dear friends, ये हमारी current affair की सीरीज, हम इसके अंदर देखते हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, करंट अफेयर और साथ में कुछ हेडलाइंस भी होती है, बट उसके साथ साथ हमारा फोकस मेन रहता है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ ग्रोथ पे भी। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है हमारा डिस्कशन थोड़ा स्लो है, हम थोड़ा धीरे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को जो है वीडियो की स्पीड को 1.5x या 1.25x भी कर सकते हैं। नो डियर फ्रेंड्स, आज का जो कोट है आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, अगर एक कमरे के अंदर, मान लीजिए एक कमरे के अंदर कोई लाइट का सोर्स नहीं है, तो उसके अंदर होगा क्या कि एक अंधेरा सा बना रहेगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, जैसे एक डार्कनेस के द्वारा एक डार्कनेस को मिटाया नहीं जा सकता, वैसे ही एक जब लाइट कहीं से उस कमरे के अंदर आ जाती है, मान लीजिए छोटा सा एक लाइट का सोर्स भी करा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी नज़र आने लग जाती है आपको उस कमरे के अंदर। वैसे ही इस दुनिया के अंदर जो है ना, अगर हम कहें कि आपके साथ किसी ने एक बुरा बिहेवियर किया है, तो आप उसके साथ अगर बुरा बिहेवियर करेंगे तो एक जो चीज़ है ना कि एक लव वाली, यानी कि एक ह्यूमन नेचर जो होता है या फिर एक ह्यूमैनिटी जो होती है, वो कहीं ना कहीं पैदा नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर हमारे साथ कोई हेट का अगर बिहेवियर है किसी का, तो हम उसको हैंडल करें विथ पॉजिटिवनेस, और हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स देम होना चाहिए एक लव का। जैसा कि इस कोट में भी लिखा हुआ है कि हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट। अगर आप किसी से जनरली एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड से ही, मान लीजिए कि कुछ ऐसे इंस्टांसेस होते हैं कभी कभी जब आप फ्रेंड्स के यानी कि आपके फ्रेंड्स जो है, आप में और आपके फ्रेंड्स के अंदर अच्छी कोई बॉन्डिंग नहीं होती किसी कारण से, कुछ ऐसा इंस्टेंस हो गया उसके कारण आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप दोनों नाराज़ रहेंगे अब तक तो चीज़ें सॉर्ट होने वाली नहीं हैं। तो इससे अच्छा है कि आप में से कोई भी, यानी अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप ही इनिशिएट कर लीजिए कुछ ऐसा एक एक्शन जिसके द्वारा आप दोनों के बीच में जो एक वापस बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप वाली, एक लव की जो बॉन्डिंग है, वो वापस स्टार्ट हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है आपसे कि अगर आपके साथ में कोई बुरा बिहेवियर करता है या आपका कोई करीबी है आपके साथ में, अगर कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो आप चीज़ों को जो है एक लव के एंगल से या एक प्यार के एंगल से भी देख सकते हैं, जिससे चीज़ें जो है वो सुधरेंगी एंड आपके जो रिश्ते हैं वो वापस से अच्छे हो पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे चीज़ों को आपको थोड़ा कामली, थोड़ा लवफुली चीज़ों को हैंडल करना है, ताकि जो चीज़ें हैं या फिर जो रिश्ते हैं वो और बेहतर की जा सके। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। आज का सवाल है कि आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, उस राज्य के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी स्टेट असेंबली सीट्स हैं, प्लस कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, वो सभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, इसका मतलब है आप पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर हैं। अगर इसका आपको आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी गेन कर लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है आपकी स्टेट का वो पता चले कि एटलीस्ट आपकी स्टेट के अंदर कितनी असेंबली सीट्स हैं, या कितना पोर्शन आपके स्टेट का लोकसभा रिप्रेजेंट करता है एंड कितना पोर्शन आपके राज्यसभा में रिप्रेजेंट करता है आपका स्टेट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अभी इलेक्शन आने वाले हैं, काफ़ी स्टेट्स के अंदर जनरल इलेक्शन भी आने वाले हैं लोकसभा के, तो आपको एक अपर एज या फिर एक कहूँ एक करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सवाल। आप इस बारे में रिसर्च कर लीजिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज है 10 अक्टूबर, आज है इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला आर्टिकल भी है, मेंटल हेल्थ एंड द फ्लॉन्ड्रिंग इनफॉर्मल वर्कर। देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल है, इसके अंदर बात की गई है कि कैसे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं हमारे देश के अंदर, उन सभी की जो मेंटल या फिर मैं कहूँ मेंटल हेल्थ जो है उसको एक जो सुधारने की कैसे ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कैसे भी आप इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा कैसे कोविड के टाइम पे हमने फिजिकल जो हेल्थ है उस पर तो फोकस किया, लेकिन जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उस पर कहीं कहीं एक सरकार का या फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई इतना खासा ध्यान नहीं होता है।
मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर आप जनरल सोसाइटी की बात करें, अगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें अगर आप बात करेंगे ना किसी से कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या, तो जो कई लोग हैं वो इस चीज़ को एड्रेस भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इट जस्ट आपका वहम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड आपको लगेगा कि आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपके जो इमोशंस होते हैं उन्हीं को ही आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। बट डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को एड्रेस करते हुए काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो है सरकारों ने चीज़ों को ध्यान में रखा है कि कैसे मेंटल हेल्थ जो है वो भी ज़रूरी है, एज वेल एज जैसे फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है। तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, तो हमारे देश के अंदर 15% जो वर्किंग अडल्ट हैं वर्ल्ड वाइड जो है 15% जो वर्किंग अडल्ट हैं दे आर अंडर मेंटल डिसऑर्डर। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वर्क कंडीशंस ऑन मेंटल हेल्थ एंड बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो डिफरेंस ऐसे तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके रिलेटेड, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे जनरली जो वर्किंग कंडीशंस होती है, आप जिस जगह भी काम करते हैं उस जगह से रिलेटेड अगर आपके इश्यूज़ हैं कुछ भी, तो उससे उन सभी प्रॉब्लम से, उन सभी इश्यूज़ से आपकी मेंटल या फिर आपके जो दिमाग पे क्या खासा असर पड़ता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। इनफॉर्मल वर्क स्पेस इन इंडिया की बात करें दोस्तों कि हमारे देश के अंदर लगभग 90% लोग जो हैं वो एक इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कड है। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है दोस्तों जहाँ पे एक जो कहते हैं ना कि हमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं होती, यानी कि टेम्प्रेरी बेसिस पे जब किसी को रखा जाता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कफोर्स। दीज वर्कफोर्सेज are often lack regulatory protection, work in unsafe environments, experiences job insecurity and face discrimination. Such conditions can detrimental effect on their mental health. तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम जैसे कि लैक ऑफ प्रोटेक्शन होता है दोस्तों, या अनसेफ इन्वायरमेंट होता है, खासकर की जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए। एंड जॉब इनसिक्योरिटी होती है कि एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, क्या पता कभी भी इनको जॉब से निकाला जा सकता है। एंड जब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कि कैसे जो कई लोगों को ऐसा होता है ना कि कई बार जॉब के अंदर एक अपर एज मिल जाता है किसी भी वजह से कि उनको थोड़ा और प्रमोशन दी जाते हैं, एंड बाकी लोगों को इतना फ्रीक्वेंटली या कहीं टाइमली प्रमोशन नहीं दी जाते, सैलरी हाइक नहीं की जाती है। तो ऐसे कुछ कारणों के कारण एक जो वर्क फोर्स है उनके अंदर एक मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल जो हेल्थ है उनकी वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नज़र आती है। जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो अभी आपको पता है कि हमारा भारत देश के अंदर अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसके कारण क्या होता है कि कई जगहों पे जेंडर डिस्पैरिटीज़ होती है। उसके कारण जो वुमेन्स हैं लगभग 95% जो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज है वर्किंग में, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम जैसे कि लो पेइंग जॉब्स है या फिर प्रिकॉरियस एम्प्लॉयमेंट है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनके कारण जो उनकी मेंटल हेल्थ है उस पर अच्छा खासा एक फ़र्क पड़ता है। They face not only work-related challenges but also patriarchal structures and practices in their social and family lives. तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि एक होता है ना कि हमें एक आजकल तो सभी को, जैसे कि मैं आपको बात करूँ तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बिल्कुल होने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी पैट्रियार्कल है, बट जो लेडीज़ हैं या जो वुमेन्स हैं उनको कोई भी वर्क ज्वाइन करने से पहले एक बार कहते हैं ना कि एक परिवार की तरफ से प्रेशर होता है कि अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में क्यों करनी है आपको जॉब एंड थिंग्स लाइक दैट। आपने जनरली सुना होगा इस सोसाइटी में कई बार होता है कि जब वुमेन कोई काम करना चाहती है तो उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों के कारण जब ऐसे जॉब लग भी जाती है तो उसके अंदर भी जब बात करें कि लो सैलरी या फिर लो पेइंग जॉब जो होती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, तो उसके कारण एक मेंटल हेल्थ पे असर तो ज़रूर पड़ता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल के अंदर बताया गया कैसे एक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक मेंटल हेल्थ के अंदर। जो यूथ है उन सभी की जो मेंटल हेल्थ है उसके अंदर एक जो एम्प्लॉयमेंट है उसका एक बड़ा कारण है। द स्टिग्मा अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर एक्सेलरेट्स देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो अगर कोई मान लीजिए कोई एक यंग मैन है, अभी उसने अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है, देन उसकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो ये रहती है कि बिकॉज जॉब लग जाए, देन उसके बाद में अगर एक जो सूटेबल जॉब होती है वो नहीं मिलती है तो एक डेफिनेटली एक जो कहता है ना कि मेंटल प्रेशर जो बनता है वो एक इंडिफरेंट लेवल पे होता है। उसके कारण जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बढ़ते जाते हैं। एंड अगर वो किसी के साथ शेयर भी करना चाहे तो अच्छा खासा कोई डिस्कस नहीं करता उसके बारे में, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, फैमिलीज़ में कई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके कारण जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। एंड देन उसके बाद में कुछ गलत स्टेप्स जैसे कि सुसाइडल अटेम्प्ट जो है
वो हमको देखने को मिलता है। चैलेंजेस ऑफ एजिंग वर्कफोर्स। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी हमारा जो हाल ही के अंदर नोट ज़्यादा पुराना ही है, बट हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो भारत की बढ़ती जनसंख्या है, इसके कारण जो अभी जो हमारा इंडिया, जो यंग इंडिया, जिसमें एक एवरेज एज 35 की है, वो विद इन 20-30 ईयर्स से एक ओल्ड एज पे आने वाला है। यानी एवरेज एज जो होगी इंडिया की, वो लगभग 50 क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे में लेकर अभी इस बात को भी चिंता करने की ज़रूरत है कि कैसे हम अभी से जो मेंटल हेल्थ है इस पर फोकस करें, ताकि जो आने वाला जो समय है उसके अंदर हम जब एज के साथ बढ़ते जाएंगे तो वैसे कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। विथ नो क्लियर सोशल सिक्योरिटी प्लान फॉर वल्नरेबल ग्रुप, elderly individuals working in the informal sector face economic insecurity and a limited access to health care, negatively affecting their physical and mental health। अब जितने ज़्यादा एल्डरली जो लोग होंगे किसी वर्कफोर्स के अंदर, उनको हर चीज़ों का एक डर रहता है कि कैसे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी रहती है, कैसे हेल्थ केयर को रिलेटेड उनको इनसिक्योरिटी रहती है। तो ऐसी चीज़ें जब एक सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, कहते हैं ना कि अगर किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो उन कंपनी को आपको एक हेल्थ बेनिफिट ज़रूर देना चाहिए आपकी फैमिली को लेकर, या आपकी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कोई स्कीम्स वगैरह हर कंपनी को देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ऐसे कुछ जब चीज़ें नहीं मिलती किसी भी एम्प्लॉय को, तो एक मैं आपसे बात करूं कि कैसे एक मेंटल हेल्थ या फिर एक दिमागी तौर पर जो असर पड़ता है वो एक अलग लेवल पर होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इतनी सारी टेंशन्स किसी को भी हो सकती है जब एक इंसान एक वर्केबल फोर्स में है, अंदर उसको सिक्योरिटी नहीं इस चीज़ की भी कि क्या पता अगर कल कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, या जिम्मेदार नहीं मैं कहूँगा कि कौन इस चीज़ का खर्चा उठाएगा। तो जब ऐसी टेंशन नहीं रहेगी किसी को, देन तो वर्क फोर्स जो है वो एक अच्छे से काम कर पाएगी, अपना 100% जो है किसी भी काम में दे पाएगी। मेंटल हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। इनफॉर्मल वर्कर्स ऑफन एक्सपीरियंस मेंटल डिस्ट्रेस ड्यू टू accumulating debt, rising healthcare costs. Proper social security programs can both preventive and protective, aiming to alleviate economic stress and ensure relief from external shocks। तो इवन जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई कंपनी जो है, या मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी के अंदर वर्केबल है, तो वो कंपनी अगर उसे एक इंश्योर करती है या फिर उसे एक प्रॉमिस करती है कि कैसे वो आपको एक इकोनॉमिक सपोर्ट करेगी जब कोई हेल्थ केयर इशू होगा आपकी फैमिली के अंदर, तो एक इंसान जो एक स्ट्रेस फ्री हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है कि राइजिंग हेल्थ केयर से कॉस्ट जो है, जो बीमारी का इलाज है वो कितना महंगा हो गया इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो ऐसे में और बढ़ते हुए कर्ज जो लोगों के ऊपर है, महंगाई बढ़ती हुई है, तो ऐसे में अगर इंसान एक कोई जनरल इंसान जो है या फिर एक कोई आम आदमी किसी कंपनी में काम करता है, उसको इतने जब बात करूँ कि बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जब इसको एक ये इनसिक्योरिटी है एक तो कि मेरी जॉब चली जाएगी, प्लस दूसरा इसको ये इनसिक्योरिटी है कि कैसे जो दवा का खर्च है या फिर कोई इलाज का खर्च है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें बढ़ती ही रहेगी या फिर प्रॉब्लम्स बर्डन बढ़ता ही रहेगा तो वो कैसे अपना 100% किसी भी काम में दे पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कंपनीज को कि कुछ स्ट्रेस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर से हटाए एंड उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम से एक अलाइन या फिर एक उनको प्रोवाइड करें। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें दोस्तों की सोशल सिक्योरिटी जो मैंने आपसे बात करी कि कैसे कोई कंपनी जो है कि अपने इंडिविजुअल्स को एक सोशल सपोर्ट कर सकती है ताकि उनके जो कोई कभी भी कोई बुरा समय आता है तो उसमें जो कंपनी है या फिर जो एम्प्लॉयर है वो उनको सपोर्ट करे, तो उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इंडिया फॉल शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग द सोशल सिक्योरिटी नीड्स टू इन्फॉर्म वर्कफोर्स। इट कॉल्स फॉर ए रिवैल्यूएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज टू यूनिवर्सलाइज दिस कवरेज। वही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक सोशल सिक्योरिटी मतलब कि कोई एम्प्लॉय कोई एक आदमी जो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको एक सोशल सिक्योरिटी यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम देना, उसको फैमिलीज़ की जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराना, एक जनरल हेल्थ केयर सिस्टम देना, या फिर उसको एक रेगुलरली पेमेंट या इसकी जो सैलरी है उसके अंदर हाइक देना, प्रमोशन टाइमली देना, और ऐसे कुछ चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज उसके बाद जो है कोई इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस फ्री होगा। बजट एलोकेशन में बात करें दोस्तों तो हमारे इंडिया का जो है लेस देन 1% जो हेल्थ बजट है वो मेंटल हेल्थ को जाता है। यानी कि अभी ज़रूरत है कि काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे बढ़ते हुए ज़माने के अंदर हमें ज़रूरत है कि हम जो भारत सरकार है वो मेंटल हेल्थ का जो बजट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत बताई गई है। नीड फॉर प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ एंड कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम
रिकॉग्नाइज द एक्शन। अब क्योंकि ये बढ़ता हुआ समय यानी कि समय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए सरकार को ज़रूरत है कि ऐसे मेंटल इश्यूज़ जो हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है सरकार को कि अपना जो मेंटल हेल्थ का बजट है उसको बढ़ाए और इस जो इशू है इसको एड्रेस करे, ताकि सभी जो लोग हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं उनको एक बेनिफिट मिल सके। और जैसा कि इस बार का जो मेंटल हेल्थ डे यानी कि 10 अक्टूबर को जो मेंटल हेल्थ डे है यानी कि आज, तो उसका एक थीम भी है कि मेंटल हेल्थ इशू का जो है एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है ये, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इसको मिटाना यानी कि एक मेंटल हेल्थ इशू को कहते हैं ना एड्रेस करना, ये एक ह्यूमन राइट होना चाहिए और इसको एलिमिनेट करना एक ह्यूमन राइट है। यानी कि सभी सरकारों को इस तरफ एक कदम उठाना चाहिए ताकि जो मेंटल हेल्थ इशू है इसको थोड़ा रिकॉग्नाइज कर सके, जो लोगों में ये जो इशू फेस कर रहे हैं जो लोग, इन सभी को एड्रेस करके एंड देन उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पैरा आर्टिकल। तो आपको भी अगर लगता है कि आसपास कोई डिस्ट्रेस है या कोई स्ट्रेसफुल है, तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, थोड़ा और समय बिता सकते हैं, ताकि जो मेंटल हेल्थ इशू है कोई भी फेस कर रहा है तो उनके साथ में शेयर करें चीज़ें। अगर आपको है स्ट्रेस तो आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई आपके यानी इतना सपोर्टिव नहीं है, तो आप अपने फीलिंग जो है, अपने थॉट्स जो है वो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप एज अ फ्रेंड या एज अ मेंटोर आप समझ के, एज ए टीचर समझ के आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा विद रॉ क्लासेस, या फिर अगर आप कमेंट्स में लिखना चाहें तो कमेंट्स में भी अपना इशू लिख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 3 जो गोल है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, या SDG जो 8 है, डिसेंट वर्क फॉर ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसको भी एड्रेस करते हुए बताया गया कि कैसे मेंटल हेल्थ इशू जो है एक बेसिक ह्यूमन नीड्स है या फिर बेसिक ह्यूमन राइट है टू गेट गुड हेल्थ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। It calls for improved social security measures, budget allocation for mental health, and proactive policies to address mental health issues and aligned with global development goals. ये दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटीज़ जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत है टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ, एंड प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ और कुछ ऐसे इश्यूज़ या फिर ऐसी कुछ पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है जो एड्रेस कर सके मेंटल हेल्थ इशू को ग्लोबली और उस चीज़ों को सॉल्व कर सके। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वो है ग्लिटरिंग शो, यानी कि अभी के अंदर, यानी कि अभी जो 2023 के एशियन गेम्स ख़त्म हुए उसके अंदर कैसे हमने एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किया है, उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। इंडियाज़ हिस्टोरिक अचीवमेंट एट हांगझो एशियन गेम्स वर द कंट्रीज विन अ टोटल ऑफ 107 मेडल्स, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज, सरपासिंग इट्स प्रीवियस हाई ऑफ 70 मेडल एट जकार्ता। ये फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो मैंने रील शॉर्ट अपलोड किया है, आप उस पर जाके भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है अबाउट एशियन गेम्स वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही के अंदर जो एशियन गेम्स हुए हैं उसके अंदर हमारे इंडिया का कंटीजेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आया है। हमने टोटल 107 मेडल जीते हैं और बताया गया कि कैसे ये जो अचीवमेंट है इसने ओवरशैडो कर दिया है क्रिकेट वर्ल्ड कप को। जैसे आपको पता होगा इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की इतनी हाइप आपको नज़र नहीं आई होगी बिकॉज ऑफ दिस। तो इस बार जो हमारे ओवरऑल हमारा फोकस जो है वो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं होके बल्कि ओवरऑल जो गेम्स हैं उन सभी पे था, और इसी कारण जो इस बार हमने 107 मेडल जो जीते हैं उसके कारण एक पूरे देश के अंदर एक काफ़ी खुशी का माहौल ज़रूर है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार हमने पिछला रिकॉर्ड जो था 2018 का 70 मेडल्स का वो तोड़ा है, और इस बार 107 मेडल, यानी इस बार 100 पार का जो नारा है उसको सच कर दिखाया है। एंड उसके साथ ही हमने जीता है 107 मेडल्स, रिप्रेजेंट द बेस्ट एवर टैली फॉर कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स, यानी कि आज तक जितने भी एशियन गेम्स हुए हैं उन सभी के अंदर इस बार जो हमारा परफॉर्मेंस था वो सबसे बेस्ट था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सीलेंस की बात करें दोस्तों, तो एक्सटेंड ओवर 22 डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर हमने इस बार इंक्लूड किया है अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, एंड उसके बाद में हमने जो एक एक्सीलेंस जो दिखाई है हर स्पोर्ट्स के अंदर वो एक खासा काबिल तारीफ़ है। Notable contribution came from track and field, shooting, archery, rowing, squash, kabaddi, men's hockey, equestrian, roller skating, windsurfing, wushu, and packet draw, and even cricket के अंदर हमने एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक अच्छे मेडल की ओर बढ़े हैं। मेडल हाईलाइट की बात करें दोस्तों, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स थे। उनमें से था एक पारुल चौधरी जी का जिन्होंने 5000 मीटर जो रेस है उनके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और अगर आपने ज़रूर ये शॉट देखा होगा जहाँ पे लास्ट 50 मीटर्स के अंदर जितना स्ट्रेच किया उन्होंने,
वो एक काबिल तारीफ़ था। उसके साथ में किशोर जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है, जो हमारे ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा के साथ इन्होंने कम्पीट किया था एंड सिल्वर मेडल जीता है एक जैवलिन थ्रो के अंदर। तो ये कुछ इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्मेंस थे इस बार जो हाईलाइट के अंदर आए। वैल्यू ऑफ मेडल्स की बात करें दोस्तों, तो मेडल्स इन बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस जो है, क्योंकि टेबल टेनिस के अंदर और जो बैडमिंटन है इसके अंदर एशियन जो कंट्रीज हैं इनका भी दबदबा रहता है। चाहे ओलंपिक्स की बात करें, चाहे हम एशियन गेम्स की बात करें, तो इसके अंदर जो काफ़ी एक हमें को टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है वो मिलता है फ्रॉम चाइना। तो ऐसे में सात्विक साईराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने जो है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते इस बार मेंस डबल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, और HS प्रणॉय जो है इन्होंने मेंस सिंगल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करें सुतीर्था एंड अयंका मुखर्जी, इन्होंने जीता है चाइनीज़ वर्ल्ड चैंपियंस इन वर्ल्ड टेबल टेनिस, और इन्होंने साथ ही के अंदर सुतीर्था एंड अयंका मुखर्जी जो है इन्होंने जीता है डबल्स टेबल टेनिस के अंदर भी गोल्ड। तो ऐसे में जहाँ पे सिर्फ चाइना का दबदबा था, या फिर ऐसे गेम्स के अंदर जहाँ चाइना का दबदबा था या जापान का दबदबा था, वहाँ पे इंडियन एथलीट्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं दोनों स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे हम बात करें बैडमिंटन की चाहे टेबल टेनिस की। ओलंपिक का रेलेवेंस देखिए बात करिए दोस्तों की, जो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं हमने अलग अलग स्पोर्ट्स में, उन सभी में से सिर्फ 12 ही जो हैं वो ओलंपिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम जो बाकी स्पोर्ट्स हैं जहाँ हम लैग कर रहे हैं वहाँ थोड़ा चीज़ों को और अच्छा बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो गैप है जो 28 या 12 के बीच में जो गैप है इस गैप को बढ़ सकें और ओलंपिक्स में भी जो है एक अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकें एट वर्ल्ड लेवल। चैलेंजेस फेस किए हैं इस बार वो है इंक्लूडिंग इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्शनलिज्म इन फेडरेशन, कोर्ट बैटल्स एंड द इश्यूज ऑफ डोपिंग। हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं उनके कुछ इश्यूज़ कई बार हम देखने को मिलते हैं कि कई बार अथॉरिटीज़ एथलीट्स के साथ में नहीं होती, कई बार डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, एंड कई बार जो फेडरेशन या कोर्ट बैटल्स जो हमने देखा कैसे बॉक्सिंग फेडरेशन है उनके बीच में अभी टसल चल रही है बिटवीन रेसलर्स एंड रेसलिंग फेडरेशन। तो ऐसे कुछ कारणों के कारण जब होते हैं तो कहीं ना कहीं जो एथलीट्स का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कम होता नज़र आता है। तो ज़रूरत है कि इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने की, ताकि एथलीट्स जो हैं ना 100% स्पोर्ट्स के अंदर दे सके एंड दे विल ग्रो मोर। It emphasizes the importance of addressing these challenges to ensure the sustainable growth and success of Indian athletes। तो ये सभी जो चैलेंज है इन सभी को हमें देखने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले गेम्स के अंदर हमें ऐसे कोई सेटबैक देखने को ना मिले, और ये जो गैप है जो मैंने आपको बताया कि 28 और 12 के बीच में जो गैप है इस गैप को भरें, एंड ओवरऑल जो ओलंपिक्स है उनके अंदर हमारा अच्छा खासा प्रदर्शन हो, एंड उसके अंदर भी हमारे गोल्ड मेडल्स की जो एक नंबर है वो बढ़ता हुआ नज़र आया हमें। फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड आर्टिकल। इसके अंदर हमने देखा कि कैसे एशियन गेम्स के अंदर हमने दबदबा बनाया। इस बार हम रहे 4थे स्थान पर ओवरऑल एशिया के अंदर विथ 107 मेडल्स। तो ज़रूरत है तो चीज़ों को थोड़ा और रोबस्ट बनाने की, ताकि एशियन गेम्स के अलावा जो ओलंपिक्स गेम है उनके अंदर भी हम इतना ही अच्छा प्रदर्शन करें, एंड वी विल इंक्रीज आवर रैंक इन द टॉप 20 या टॉप 10। हेडलाइंस की बात करें दोस्तों, तो इस बार की आज की हेडलाइंस है कि श्रीलंका जो है वो चेयर कर रहा है इस बार इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसके अंदर आते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ और ऐसे ही अलग अलग देश। और इसी के कारण इस बार जो श्रीलंका है वो 2 साल के लिए चेयर कर रहा है इस बार इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और इसके अंदर बात करते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो बात करते हैं कैसे ब्लू इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, कैसे डिफेंस रिलेटेड टाइज को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, एंड जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन उसको कम करने की ज़रूरत बताई गई है। या फिर बात करते हैं इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर असेंबली इलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है 5 स्टेट्स की जो असेंबली इलेक्शन डेट्स हैं वो आ चुकी है। कुछ स्टेट्स के अंदर 7 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ स्टेट्स के अंदर 23 नवंबर को, और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा ऑन 3 दिसंबर। इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है और रिलायंस जो है उन्होंने साइन डील की है टू बूस्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे अब ज़रूरत है ओलंपिक्स जो 2024 के अंदर आने वाले हैं उनके अंदर हमें ज़रूरत है थोड़ा और एथलीट्स को थोड़ा और सपोर्ट करने की, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। तो उन सभी चीज़ों को बूस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो ब्रिज हमने देखा कि गैप है गोल्ड मेडल्स का उसको इम्प्रूव किया जा सके। यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज किया है फ़लस्तीन के लिए फंडिंग, क्योंकि उन्होंने जो हमस अटैक था इसराइल के ऊपर उसके कारण जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने फंडिंग देने से बंद कर दिया है टू द फ़लस्तीन।
तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होगी क्योंकि मेंटल हेल्थ डे है आज। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा कि प्लीज़ आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है जो इससे कोई स्ट्रेस में है या कोई टेंशन में ज़्यादा ही रहता है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फील हो रही है, आपको कुछ ऐसा कुछ शेयर करना है, तो फील फ्री टू आस्क मी, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं विद द सेम अकाउंट रॉ क्लासेस, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे आके अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर आप मेरे से चीज़ें शेयर कर सकते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस ये, और हमने देखा कुछ 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कैसे हमने, और ये जो हमारे एशियन गेम्स है उनके अंदर हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी भी ज़रूरत है हमें एट ओलंपिक्स लेवल हम चीज़ों को और बेहतर करें। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर अब तक नहीं किया है, कमेंट कीजिए अपने आंसर्स को। कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। शेयर कीजिए वीडियो को या इस पूरे जो सीरीज़ है अपने उन फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ज़रूरत है थोड़ा इन्फॉर्म रहने की, या फिर आप चाहते हैं जिन्हें थोड़ा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बनाने की, तो उन सभी के साथ या जनरली भी आप सभी के साथ ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।